वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल यानी कि वाटर, जो कि अध्याय 5 है क्लास 7 का। और इस वीडियो का 11वां पार्ट है ये। आपको पता है कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है हम एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे एग्जाम से पहले। पहले की वीडियोस भी बना रखी हैं हमने, उसको भी आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, पहले वीडियोस बना रखी हैं, उनको देखिए, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। इस बार भी हमने इतिहास और सिविक्स को कंप्लीट कर लिया है, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देखिए उनको। और इस बार जो है काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी आपको, क्योंकि ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के ही चैप्टर्स को जो है एज अ नोट्स की तरह बनाया गया है। तो इसको भी हम ऐसे ही बना चुके हैं और ऐसे ही देखेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है जल, इससे पहले हमने वायु, इसको कर लिया था कंप्लीट। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप नोट्स के लिए बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे भी। और ये जो नोट्स हैं पूरे के पूरे जो हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि सीबीएसई जो है सीटेट का एग्ज़ाम लेती है और वो एनसीईआरटी की ही किताबों से जो है चीज़ें आपसे पूछती हैं। तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि अगर एग्ज़ाम से पहले आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो समझ में आपको आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। खैर, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, बाकी वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही है और बेल आइकन को भी ऑन करना है। हम अध्याय को शुरू करते हैं जिसका नाम है जल। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लवणता। ठीक है, लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। ठीक है, आपको पता है कि भाई खारा पानी है हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, तो इसमें लवणता चेक करी जाती है कि भाई कितना लवण यानी कितना सॉल्ट है। तो 1000 ग्राम पानी में जो नमक की मात्रा अवेलेबल होती है उसी को लवणता कहते हैं। ठीक है, महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इसराइल के मृत सागर में डेड सी की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया कि डेड सी जो है वो कहाँ पर है, तो वो इसराइल में है। ठीक है, तो इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। देखिए, 35 प्रति हजार, 35%, ठीक है, प्रति 1000 ग्राम तो महासागरों में है, लेकिन इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। डेड सी है, मतलब इसमें कोई डूबता नहीं है, अगर डूब गया तो फिर हो गया। तो तैराक जो है इसमें प्लव करते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें, नमक की अधिकता जो है इसको सघन बना देती है, जो है डेंस बना देती है, ये इसमें कहा गया है। तो इसमें जो है वो प्लव बेसिकली क्या है, स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं, डूबते नहीं है। ठीक है, जैसे वो होता है ना दलदल, कुछ उस प्रकार का होता है ये। तो इसराइल में है मृत सागर, उसकी लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार भाटा, टाइड्स एंड ईव की बात हो रही है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना जो है ज्वार भाटा कहलाता है। महासागर का जल जब अपनी सतह से पीछे हो जाता है, ठीक है, और तो वो समझ जाइए कि उसके बाद वो आगे आएगा बड़ी तेजी से। तो भाई यही बोला जा रहा है कि दिन में 2 बार होता है, ये बिल्कुल नियम से होता है। महासागर का जो जल है एक बार को उठता है जब, तो ज्वार कहते हैं, और जब गिर जाता है उसको भाटा बोलते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जल जब अपने निम्न स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो ज्वार भाटा आते हैं, पानी का इस प्रकार से उठना और गिरना जो होता है वो बेसिकली किन कारणों से होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होता है उस दिन भी होता है, बहुत तगड़ा आता है उस दिन। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो है अभिकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, उस तरफ को वो चला जाता है। तो जल जब उस तरफ को जाएगा तो पानी क्या होगा, तट से पीछे चला जाएगा और फिर सूर्य उसको खींचेगा। एक सेंट्रीफ्यूगल से फोर्स होता है, ठीक है, इसको केंद्र के जो है पावर कहते हैं, बल होता है जो हर एक मास के अंदर होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, वो उस चीज को दोबारा वापस खींचती है। तो पानी तो भाई आपको पता है लिक्विड है, वो मूव कर जाती है। तो सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको पानी को पृथ्वी से खींचेगा बाहर की तरफ, और पृथ्वी क्या करेगी, अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगा करके उस पानी को वापस लेके आएगी। तो जब वापस लेकर के आएगी तो पानी अपने तट से, पोर्ट से, जो वो उसका बॉर्डर है उससे आगे क्रॉस कर जाएगा। तो क्रॉस कर गया तो
क्या बन जाएगा, वो ऊपर हिस्से में उठ गया ना तो ज्वार हो जाएगा, गिर जाएगा तो भाटा हो जाएगा। यही बोला जा रहा है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाई देखिए, ज्वार भाटा तो दिन में 2 बार आता ही आता है, हर दिन आता है, ये फिक्स है। लेकिन सबसे ऊंचे ज्वार और भाटे कब आते हैं, सबसे ऊंचे बेसिकली ज्वार जो है वो कब आते हैं, तो वो पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। ठीक है, इस बात को वृहद ज्वार कहते हैं, यानी जो ये बड़े बड़े ज्वार आते हैं ना, इसको वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में, है ना, विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में महासागरीय जल पर पड़ता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। छोटा होता है ना, लघु मतलब छोटा, जब अपोजिट हो जाएगा तो भाटा कहलाएगा। देखिए इसको ना अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको तो बड़े अच्छे से आप समझ जाएंगे, कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है, और आपको पता है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, और इसमें यही बोला गया था ना ये मून है। तो जब ये एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, ठीक है, जब ये सीधी रेखा में आ जाएंगे तब डेफिनेटली जो है ज्वार भाटा आना ही आना है। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है लेकिन ये हमसे दूर है, बट पानी को ये खींचेगा, मतलब पृथ्वी को खींचता है, बट पृथ्वी अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाती है और अपनी स्टेट में अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब पृथ्वी को खींचा जाता है तो पृथ्वी पर दो चीजें हैं, तीन चीजें बेसिकली, एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी कि लिथोस्फीयर है, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जलमंडल जो है यानी कि जो जल है वो खिंच जाता है इधर, फिर पृथ्वी अपने सेंट्रिकल फोर्स को लगाती है और फिर वो पानी को वापस लेके आती है अपनी जगह पर। तो पानी एक बार यहाँ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर इधर से चंद्रमा भी लगाता है। तो एक तो ये टाइम पीरियड हो गया जब ज्वार भाटा आता है। दूसरा टाइम पीरियड ऐसा हो जाता है, आपको पता है पृथ्वी ये रही हमारी, ये रहा सन। अब आपको पता है कि भाई पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, चंद्रमा जो है वो भी चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा यहाँ से घूमते 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 एक टाइम क्या होता है, यहाँ आ जाता है। अब देखिए इस समय और तगड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि चंद्रमा भी इधर खींचेगा पृथ्वी को और सन तो खींच ही रहा है, तो डबल फोर्स लगता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी तो दोबारा जाएगी नहीं, बट पानी जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, और ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा, जब पृथ्वी अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाएगी और पानी को वापस लेकर के आएगी अपनी दिशा में, विपरीत दिशा में लगाएगी यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो पानी वापस अपनी जगह पर आएगा। लेकिन आपको पता है पानी आके रुकेगा तो नहीं, वो आगे फ्लो कर जाता है, फिर पीछे फ्लो करता है, आगे फ्लो करता है। इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। ये दोनों केस तब होता है जब या तो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो। अब तीसरी बात जो इसमें कही गई थी वो ये है कि ये रही आपकी पृथ्वी, ये रहा सन, लेकिन अगर चंद्रमा यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए तब इतना तगड़ा ज्वार भाटा नहीं आएगा, क्योंकि ये इधर पानी खींचेगा, ये इधर पानी खींचेगा, तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, तो बड़ी दूर तक जो है यानी पीछे की तरफ जो है पानी नहीं जाएगा। इसलिए इसको लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा, अगर आपने सुना होगा ठीक से तो, अदरवाइज तो फिर क्या कह सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए क्या बोला गया है, उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में सहायक होती है। जो नाव चलती है भाई समुद्र के अंदर, उसमें हेल्प करती है हमारी उच्च ज्वार। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करती है। तो ये जो है पॉइंट ज्वार भाटा से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। उम्मीद है आपने सुना होगा, समझा होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं सुना समझा तो दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज्वार भाटा के बाद है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर चलती है, नियमित रूप से बहती है वहां पर। किस पर, तो महासागर की जो सरफेस है ना उस पर नियमित रूप से जो धारा बहती है उसको महासागरीय धारा कहती है। ये धारा जो है ठंडी और गर्म दोनों ही हो सकती है। दूसरा है समानता नहीं, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है वहां पर, वहां से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है ना वो ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा वहीं पर होती है। तो वहां की जो धाराएं हैं वो गर्म होती है। और ध्रुवों पर ये मतलब बेसिकली सेंटर से, यानी कि ये अगर आपका इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से जो महासागरीय धाराएं है ना वो पोल की तरफ जाती है, क्योंकि ये गर्म होती है, यहाँ का एरिया जो है वो गर्म होता है, और भाई पानी गर्म है तो भाई मूव करेगा, इवेपोरेट होगा, कोई भी रीजन होगा। तो ये कहाँ पर मूव करती हैं, तो ये मूव करती हैं पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ। ये पूछा जाएगा कि महासागरीय धाराएं किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जाती है, तो ये इक्वेटर यानी कि मध्य भूमध्य रेखा से लेकर के पोल की तरफ यानी कि ध्रुव की तरफ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके,
अगला पॉइंट है लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, जबकि गल्फ स्ट्रीम की महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक सवाल आया हुआ है ऑलरेडी, पहले भी अभी भी आ सकता है। अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब वहां पर मछली पालन बहुत ज्यादा होता है और मछली जो है वो काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है, जहां गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न कौन करता है? तो जहां पर भी गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलेंगी वहां पर कोहरा बनेगा, और भाई कोहरे में नौ संचालन करना डिफिकल्ट है कि नहीं? तो ये चैप्टर से जो है ना आपको इजीली 3-4 क्वेश्चन तो मिनिमम मिले होंगे। अगर आपने थोड़ा और ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई, मतलब बीच बीच में आए, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात की वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, उनको देखिएगा। क्लास नंबर जो है ये 7th का क्लास चल रहा है मतलब अभी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्लास 11 वीडियो 11 जो है कंप्लीट हो गई है। बाकी हम आपसे कंटिन्यू मिल ही रहे हैं, अच्छे से अपलोड कर रहे हैं, जल्दी ही अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।